हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2014 का HTET का कंप्यूटर साइंस का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ नॉट अ फिजिकल टैग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टैग है जो फिजिकल टैग नहीं है, यानी जिसका इस्तेमाल HTML कोडिंग के लिए नहीं किया जाता। फर्स्ट है बी टैग। ये होता है बोल्ड टैग। इसका इस्तेमाल डाटा को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारा नहीं बनता। नेक्स्ट है एस का मतलब होता है स्ट्राइक थ्रू। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जब भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार वहाँ लिखा होता है एंड ऑफ सेल, ठीक है, बट थोड़ी देर बाद ही आप लोगों को उसके ऊपर एक लाइन नज़र आ जाती है कि आज जो है सेल का एंड नहीं हुआ है, अभी ये सेल कंटिन्यू रहेगी। तो इस डाटा को बीच में से स्ट्राइक थ्रू करने के लिए इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है कि डाटा विच इज़ नो लॉन्गर करेक्ट और रिलीवेंट, मतलब ये डाटा लॉन्गर नहीं है, ये रेलिवेंट नहीं है, हमारी सेल अभी भी चल रही है। तो इस डाटा को डिलीट करने की बजाय एस टैग का इस्तेमाल करके इसे स्ट्राइक थ्रू कर दिया जाता है, बीच में से कट कर दिया जाता है और यूज़र को समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनता। नेक्स्ट है स्मॉल। जो स्मॉल टैग है ये डाटा के साइज़ को वन स्टेप स्मॉल करने के लिए, वन टेक्स्ट साइज स्मॉलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये भी एक फिजिकल टैग है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऊपर के जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों फिजिकल टैग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फर्स्ट प्रपोज्ड द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले किसने बताया था? इसका आंसर है डी, एडगार एफ कोड ने। थर्ड क्वेश्चन है आर डैश यूजेस फिजिकल एड्रेसेस। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जहाँ पर फिजिकल एड्रेस देखा मतलब बिना सोचे समझे डायरेक्ट वो रिपीटर के ऊपर टिक करके आ जाते हैं, बट ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको इन चारों ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी OSI लेयर की। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर साल HTET के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल की जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो होती है फिज़िकल लेयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट जो फिज़िकल लेयर से ऊपर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर से जो ऊपर की लेयर होती है दैट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क लेयर से ऊपर एग्जिस्ट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है सेशन लेयर, उसके ऊपर देन प्रेजेंटेशन, और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। तो ये OSI की 7 लेयर्स हैं। सबसे पहले बात आती है फिजिकल लेयर पर कौन सा डिवाइस वर्क करता है। फिजिकल लेयर पर रिपीटर वर्क करता है, बट इट डज नॉट यूज़ एनी टाइप ऑफ एड्रेस टू सेंड द डाटा। जो रिपीटर होता है ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ये हमेशा डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है। फिजिकल लेयर के ऊपर है हमारी डाटा लिंक लेयर। यहाँ पर हमारा ब्रिज वर्क करता है। डाटा लिंक लेयर का जो डिवाइस है ब्रिज, ये मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस को यूज़ करता है टू सेंड द डाटा फ्रॉम वन नोड टू द अदर नोड। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर हमारा राउटर वर्क करता है। जो राउटर है ये थर्ड लेयर का डिवाइस है। राउटर IP एड्रेस या हम कह सकते हैं लॉजिकल एड्रेस को यूज़ करता है टू सेंड दी डाटा। उसके बाद बाकी जो बची लेयर्स हैं इन सब के ऊपर हमारा गेटवे वर्क करता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि कौन सा डिवाइस है जो फिजिकल एड्रेस को यूज़ करता है, दैट इज़ ब्रिज। फोर्थ क्वेश्चन है C++ वॉज डेवलप्ड बाय। C++ किसने डेवलप की थी? आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाजार ने, स्ट्राउस ट्रूप ने। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लास इंटरफेस, कि इनमें से क्लास इंटरफेस किसे कहा जाता है? क्लास इंटरफेस का मतलब वो चीज़ जो क्लास के साथ इंटरेक्ट करेगी, और क्लास के साथ कौन इंटरेक्ट कर सकता है? फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के थ्रू ही हम लोग क्लास के डाटा मेंबर्स को इजीली एक्सेस
कर सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। ये जो हमारे सिस्टम्स हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल सिस्टम, नेक्स्ट इज़ हाफ डुप्लेक्स एंड द लास्ट इज़ फुल डुप्लेक्स। सिंपल सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एक डिवाइस है जो डाटा सेंड किए जा रहा है, बाकी सब रिसीव कर रहे हैं, लाइक द सिस्टम ऑफ रेडियो। रेडियो में क्या होता है, रेडियो के थ्रू डाटा सेंड होता है और जितने भी सुनने वाले हैं वो सारे उस डाटा को रिसीव करते हैं। तो रेडियो इसमें हमेशा सेंडर की ही भूमिका निभाएगा, रेडियो कांट बिकम अ रिसीवर। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस कम्युनिकेशन में क्या होगा कि एक टाइम में एक सेंडर बनेगा और दूसरा रिसीवर, यानी एक डिवाइस एट ए टाइम सेंडर और रिसीवर दोनों की तरह एक्ट नहीं कर सकता। यदि फर्स्ट सेंडर है तो दूसरा रिसीवर बन जाएगा, ये सिर्फ डाटा रिसीव करेगा और ये सेंड करेगा। नेक्स्ट टाइम यदि ये सेंडर है, ये डाटा सेंड कर रहा है, तो ये रिसीवर की तरह एक्ट करेगा। इट कांट बिकम्स अ सेंडर इन द सेकेंड टाइम। तो ये डाटा सेंड करेगा सेकेंड डिवाइस और ये सिर्फ रिसीव करेगा। दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि एक टाइम में एक पर्सन बोलता है और दूसरा सुनता है। जब सेकंड पर्सन अपनी बात कहता है तो फर्स्ट पर्सन उसकी बात को लिसन करता है। नेक्स्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स सिस्टम। फुल डुप्लेक्स सिस्टम में क्या होता है कि यदि 2 डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बोथ डिवाइस कैन एक्ट एज अ सेंडर एज वेल एज रिसीवर एट अ सिंगल टाइम। लाइक अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करो, कि 2 पर्सन्स मोबाइल फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों एक ही समय में अपने डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। अब आप लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि हाफ डुप्लेक्स सिस्टम हमारा कौन सा हो जाएगा, वॉकी टॉकी। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, सिंप्लेक्स सिस्टम की तरह, क्योंकि कीबोर्ड हमेशा डाटा सेंड करेगा, इट नेवर रिसीव्स द डाटा। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर भी हमारा किसकी तरह वर्क करेगा, सिंप्लेक्स सिस्टम की तरह। मॉनिटर हमेशा डाटा रिसीव करेगा। नेक्स्ट टेलीफोन। जो टेलीफोन है ये फुल डुप्लेक्स सिस्टम की तरह वर्क कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डैश शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। कि नई स्लाइड को ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+N। Ctrl+N ऑप्शन का इस्तेमाल न्यू प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है Ctrl+O। ये जो प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है उसको ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है वो है Ctrl+M। Ctrl+M ऑप्शन का यूज़ न्यू स्लाइड को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है Ctrl+F। दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड टू फाइंड सम डाटा इन द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो इस 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑटो स्टाइल करके आए या टेम्पलेट। पहले मैं आप लोगों को इस ऑप्शंस को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले ऑप्शन है हमारी ऑटो स्टाइल। ऑटो स्टाइल का मतलब होता है ऑटोमेटिकली अप्लाइज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग दैट इंक्लूड्स कलर स्कीम, फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट टाइप। मतलब ये उन स्टाइल्स को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है जिसमें सिर्फ आप कलर स्कीम या फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट टाइप को चेंज करें, उन सबका कॉम्बिनेशंस बना के रखा होता है, दैट इज़ नोन एज ऑटो स्टाइल। टेम्पलेट का मतलब होता है जिसमें आपको बहुत सारे रेडीमेड स्टाइल्स मिल जाएंगे कि आपको किस तरह की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, आपको अपनी कोई रिपोर्ट शो करनी है, कोई एजुकेशन के ऊपर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, तो आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाएंगी। आप उसमें से कोई भी स्टाइल पिक करके अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है विजार्ड। विजार्ड के थ्रू आप अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल क्रिएट
कर सकते हो टू मेक अ न्यू प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप प्री फॉर्मेटिंग, यानी जो आपकी स्लाइड्स हैं उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए उसमें जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए प्री फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डैश आर डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग आ प्रोग्राम रन, कि इनमें से कौन सी ऐसी डाटा आइटम है जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट चेंज नहीं होती। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है इंटीजर्स की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन, तो ये ऑप्शन नहीं बनता। नेक्स्ट है वेरिएबल्स का मतलब ही होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है, इट मीन्स इट्स वैल्यू कैन ऑल्सो बी चेंज्ड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, लिटरल्स। यस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लिटरल्स की हेल्प से आप अपने इंटीजर्स को कांस्टेंट बना सकते हो। जिस डाटा आइटम के आगे आप लिटरल्स वर्ड लिख दोगे वो डाटा आइटम आपका कांस्टेंट हो जाएगा एंड इट्स वैल्यू नेवर चेंज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। लास्ट ऑप्शन है फ्लोट की वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लिटरल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज अ वे टू बाइंड द डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर विच अलाउज देम टू बी हिडन। आई थिंक इस क्वेश्चन का तो आंसर बहुत ईजी है, सब इजीली बता सकते हैं कि किस वे से आप डाटा और उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं दोनों को एक साथ बाइंड करके रख सकते हो। सबसे इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, क्लास की हेल्प से ही हम डाटा और उसके फंक्शंस को बाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज ड्राइव्ड इन डैश फेज, कि ओवरऑल जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो किस फेज में ड्राइव किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया है आपका SDLC टॉपिक से, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले इस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। SDLC की हमारी टोटल 6 फेजेस होती हैं। जो सबसे फर्स्ट फेज है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। आई रिपीट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। जो सेकंड फेज है वो है डिज़ाइन। थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग। फोर्थ फेज इज टेस्टिंग। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट एंड द लास्ट जो फेज है वो है मेंटेनेंस। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस की। इसका मतलब होता है कि जितनी भी रिलेटिव इंफॉर्मेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट है टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, उसको हम कस्टमर से गैदर करते हैं, कस्टमर से पूछ के उस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिज़ाइन। इस फेज में क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट हमने SRS डॉक्यूमेंट के अंदर गैदर की है उसको एज अ इनपुट यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से सिस्टम आर्किटेक्चर को ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट जो फेज है वो है इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग। जो सेकंड फेज में सिस्टम आर्किटेक्चर ड्राइव किया गया है उसको हम सोर्स कोड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट फेज है टेस्टिंग। डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड थोरोली। Testers refer SRS document to make sure that the software is as per the customer standard। मतलब इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग फेज में जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसको टेस्टिंग फेज में थोरोली टेस्ट किया जाता है। जो टेस्टर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे वो साथ में अपने साथ SRS डॉक्यूमेंट रखते हैं, उस SRS डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं और फिर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है ये एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। नेक्स्ट जो फेज है वो है डिप्लॉयमेंट फेज। वंस द प्रोडक्ट इज टेस्टेड इट इज डिप्लॉयड इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और फर्स्ट UAT दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन डिपेंडिंग ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब कि एक बार टेस्टिंग फेज में प्रोडक्ट के टेस्ट होने के बाद जो सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जाता है और उस एनवायरनमेंट के अंदर कस्टमर
और डेवलपर दोनों एक साथ उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है ये कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से मैच करता है या फिर नहीं, क्योंकि जब तक कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं करेगा ही कांट बी श्योर कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही हुआ है। उसके बाद जो लास्ट फेज़ है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाता है उसके बाद यदि कोई भी इश्यूज आते हैं उनको फिक्स करना या फिर टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की इन्हांसमेंट करना। तो आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन ईजिली आंसर कि ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज ड्राइव्ड इन डैश फेज, कि किस फेज में सिस्टम आर्किटेक्चर ड्राइव किया जाता है, वो है डिज़ाइन फेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन टू एंट्रीज अबाउट सेम डाटा डू नॉट एग्री द डाटाबेस इज सेड टू बी। मतलब कि एक डाटाबेस में एक ही डाटा से रिलेटेड 2 एंट्रीज आई हैं और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, तो हम डाटाबेस को क्या कहेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। मान लीजिए एक स्टूडेंट का डाटाबेस है। अब स्टूडेंट की एंट्री 2 जगह हुई है, एक अकाउंट्स ऑफिस में, एक उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर उसने एडमिशन लिया है। सपोज उसने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो उसकी रेजिडेंस लोकेशन है वो है चंडीगढ़, बट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो उसकी रेजिडेंस लोकेशन है वो है दिल्ली। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक टाइम में स्टूडेंट की जो लोकेशन है वो एक ही होनी चाहिए, आइदर ही और शी लिव्स इन चंडीगढ़ और इन दिल्ली। अब ये जो हमारा डाटाबेस क्रिएट होगा ये कैसा होगा? बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आते हैं, वो ऑप्शन टिक कराते हैं ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रेटेड, बट ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है टू कंबाइन दी मल्टीपल डाटाबेस इनटू अ सिंगल डाटाबेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि सेम डाटा से रिलेटेड यदि आपके पास 2 एंट्रीज हैं एंड बोथ आर डिफरेंट, इट मीन्स द डाटाबेस इज इनकंसिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डैश सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट की इज टेकन अगेन एंड अगेन इन अनसॉर्टेड एरे। कि किस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हर बार अनसॉर्टेड एरे से स्मॉलेस्ट की को लिया जाता है और अपने एरे को सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है इंसर्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये आपका एक अनसॉर्टेड एरे है, इसको सॉर्ट करना है। तो इंसर्शन सॉर्टिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे और उसको एज इट इज़ सॉर्टेड एरे में पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पिक किया, वो है 3 को अब 2 के साथ कंपेयर करेंगे कि ये से स्मॉलर है या लार्जर है। तो अब 3 2 से बड़ा है तो ये 2 के बाद इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 को पिक किया, इसको फिर कंपेयर किया। अगेन स्टार्टिंग से ही हम कंपेयर करेंगे कि 1 जो है 2 से बड़ा है या छोटा, तो 1 2 से छोटा है, इससे पहले इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट पिक किया 4, अब 4 को पहले 1 से कंपेयर करेंगे कि वेदर 4 इज़ ग्रेटर और स्मॉलर देन 1, तो 4 1 से बड़ा है। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आया 2, अब 2 के साथ कंपेयर करेंगे 4 को। नाउ अगेन 4 इज़ ग्रेटर देन 2, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। नाउ 4 इज़ अगेन ग्रेटर देन 3, तो 4 3 के बाद इंसर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम एक एक एलिमेंट को अनसॉर्टेड एरे से पिक करते हैं और सॉर्टेड एरे में कंपेयर करते हुए इंसर्ट करते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम अनसॉर्टेड एरे में से हर बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करते हैं और उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करते चले जाते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। ये हमारा एक अनसॉर्टेड एरे है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा कि सबसे फर्स्ट पास में हम चेक करेंगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। नाउ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2 को फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे, यानी इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे। अब हमारा एरे बन जाएगा 2 7 3 5 4, यानी फर्स्ट पास के बाद जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर आ जाएगा। अब बाकी बचे एरे में भी यही सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। अगेन हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ 3 और इसको इसकी करेक्ट पोजीशन के एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो 7 और 3 को रिप्लेस कर देंगे। अब हमारा एरे बन जाएगा 2 3 7 5 4।
अब अनसॉर्टेड एरे में हमारे 3 एलिमेंट्स बचे 7, 5, 4। अगेन मिनिमम एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे और उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा बबल सॉर्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बबल सॉर्ट के अंदर हम रिपीटेडली एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते चले जाते हैं और उनको स्वैप करते चले जाते हैं। नाउ 5 और 7 दोनों का एग्जैक्ट सही है। 5 इज स्मॉलर देन 7 और जो 5 है वो 7 से पहले ही है। नेक्स्ट 7 और 3 को कंपेयर करेंगे। नाउ 3 स्मॉलर देन 7, तो इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट 7 और 2 को कंपेयर करेंगे। अगेन 2 इज स्मॉलर देन 7, इन दोनों के पोजीशंस को फिर इंटरचेंज कर देंगे। यानी हर पास के बाद जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। लास्ट जो ऑप्शन है वो है हीप। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीप इज एन टेक्निक टू बिल्ड अ बाइनरी ट्री। अब आप कहोगे कि हीप भी 2 टाइप्स का होता है, मैक्स हीप और मिन हीप। मिन हीप में हम हमेशा रूट के ऊपर मिनिमम एलिमेंट को ही रखते हैं, ये सही है। बट हीप में जो मैक्स हीप और मिन हीप 2 टाइप्स की जो टेक्निक्स हैं, इसमें से हमेशा या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मैक्स हीप ऑप्शन का ही यूज़ किया जाता है टू बिल्ड अ बाइनरी ट्री या टू सॉर्टेड एन एरे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। TCP कनेक्शन इज अवेलेबल एट पोर्ट डैश ऑन HTTP। TCP कनेक्शन कौन से पोर्ट पर अवेलेबल होता है? इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, पोर्ट नंबर 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A CPU's प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन। CPU की पावर किस में मेजर की जाती है? इसका है ऑप्शन नंबर सी आंसर MIPS, दैट इज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच गेट डज द फॉलोइंग सर्किट प्रेजेंट। ये आप लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है और आप लोगों को बताना है कि इसमें जो सर्किट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा गेट फॉलो होता है। तो चेक करते हैं कि यदि हम फर्स्ट स्विच को क्लोज कर दें तो क्या होगा, हमारा करंट भी फ्लो हो जाएगा फ्रॉम स्विच 1। यदि हम स्विच 2 को क्लोज कर दें और स्विच 1 को ओपन कर दें तो भी हमारा करंट फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। यानी कि दोनों में से यदि एक भी स्विच आपका कनेक्टेड है, करंट फ्लो हो जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओर गेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। डैश फंक्शन गिव द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे हम नंबर ऑफ रोज कितने हैं टेबल में उनको काउंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन से ही आंसर देखो निकल के आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रोज आपको पता करने हैं कितने हैं। तो क्या कर रहे हो, आप काउंट कर रहे हो, तो इसका आंसर भी यही होगा, काउंट। यानी ऑप्शन नंबर डी, काउंट फंक्शन से हम टोटल नंबर ऑफ रोज को टेबल के अंदर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है? टू रन आवर सिस्टम। यानी हमारे सिस्टम को रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ अ वर्कशीट। एक्सेल के अंदर वर्कशीट जो होती है आप लोगों की, उसका लास्ट कॉलम क्या होता है? इसका है आंसर ऑप्शन बी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट। कि इनकैप्सुलेशन किस लिए यूज किया जाता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हाइड करके रखना, छुपा कर रखना डाटा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी यही होता है कि टू इनकैप्सुलेट द डाटा को हाइड करके रखना फ्रॉम द एक्सटर्नल यूजर्स। तो आज के इस वीडियो में हमने HTET 2014 के कंप्यूटर साइंस के पेपर के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसी तरह आगे की वीडियोस में भी हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज के इस सेशन में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनसे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है, अब आप उसे इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।